पे, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? उसमें होता है कि एक तो आपका पुरुषार्थ होता है जो आप हार्डवर्क करते हो, और 20% होता है आपका जो भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है। सही टाइम आता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। इसके अलावा मेरे हॉस्टल के तो उनके तो नाम ही नहीं ले सकता मैं, इतने दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तू नहीं कर पाएगा। उन्होंने हमेशा ये बोला कि आपके अंदर है, कैपेसिटी है, आप कर सकते हो। हर व्यक्ति असफल होता है, जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं आप कह देते हो कि वो किस्मत है, कहीं ना कहीं उनका पुरुषार्थ ज़्यादा रहा होगा हमसे, जो एक बार में सफल हो जाते हैं। तो उनके लिए यही टिप्स है कि जो गुलजार साहब कहते हैं, हजारों मुश्किलें राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। कुछ टॉपर्स होते हैं, वो कुछ आर्थिक लाभ के कारण से जो सलाह देते हैं, उनके कहीं ना कहीं उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। वो अपने आप को महान बताने के लिए, सुपर ह्यूमन के रूप में साबित करने के लिए बता देते हैं कि हम 12 घंटे पढ़े थे, हम 16 घंटे पढ़े थे। तो इतना महान कोई भी नहीं होता है, और जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पढ़ लिया होगा, 20 दिन पढ़ लिया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए समय के साथ, कभी आपको 4 घंटे की जरूरत है, डेली 4 घंटे पढ़ने का प्रयास करो, कभी आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हमें पढ़ाई करनी है। हमें बिल्कुल ये प्रयास नहीं करना कि टॉपर ने बोला 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, ऐसा प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। हो सकता है आप 2 दिन पढ़ लेंगे, 5 दिन पढ़ लेंगे, फिर 5 दिन बीमार हो सकते हैं। बाकी तो देखिए, मेरे को सफलता मिल गई तो मेरे को कहने में थोड़ा आसान लग रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है जब आप 3 साल वेट करते हो, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, उसके बाद इंटरव्यू दिया, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। समय से ज़्यादा और भाग्य से पहले किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं। वेलकम टू ज्ञान चक्षु पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। ये एक यूजुअल पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं है। इस पॉडकास्ट में हम कुछ पर्सनैलिटी के अनछुए पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसको ज़्यादातर समय अनदेखा कर दिया जाता है। इसी कड़ी में हम पहले पॉडकास्ट में स्वागत कर रहे हैं अनिकेत जैन जी का, जिन्होंने ऑल राजस्थान रैंक 298 प्राप्त की है। स्वागत है अनिकेत जैन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए ये मंच प्रोवाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा रिजल्ट का रिस्पॉन्स? सर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। मैं तो बिल्कुल भरोसा भी नहीं कर पाया जिस तरह का रिजल्ट आया। एकदम अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं कि किस तरीके से रिजल्ट आता है। एकदम शांति से, चुपचाप से, धैर्य से देखते हुए रिजल्ट देखा, और अंदर की जो खुशी थी उसको तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन बाद में जो इंसिडेंट हुए, तब लगा कि हाँ, कुछ अचीवमेंट किया है। तो एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, 14 अक्टूबर की रात आपकी कैसी गुजरी? क्योंकि जो हमने एक खबर मिली थी कि 14 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि उस दिन फाइनल इंटरव्यू खत्म हो रहे थे, तो वो वाली रात कैसी गुजरी? क्योंकि रिजल्ट उस दिन आ नहीं पाया फाइनल। जी सर, इसकी सूचना तो पहले पता ही होता है कि 1 महीने पहले इंटरव्यू का शेड्यूल हो जाता है। तो 14 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले थे इंटरव्यू, तो पता ही था, 1 महीने पहले से घबराहट तो शुरू हो गई थी कि पिछली जो मेहनत है उसका परिणाम अब मिलने वाला है। तो उस परिणाम को ध्यान में रखते हुए 14 अक्टूबर की रात पूरा हमारे साधु संत है, जैन साधु संत, उनके पास गया था मैं। उन्हीं के सानिध्य में बैठा रहा, शांति से अपना जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, धार्मिक एक्टिविटीज़ करते हैं, वो करता रहा, और उससे जो शांति का अनुभव हो रहा था उसको देखता रहा। और उस दिन तो धीरे धीरे निकल गया जब पता चला कि आज इंटरव्यू का जो फाइनल रिजल्ट है वो आने नहीं वाला है। तो मैंने फिर आराम से, शांति से, चुपचाप से जाकर के हॉस्टल में जाकर के अपना चुपचाप से सो जाता हूँ। फिर भी डर तो था ही कि कल आएगा रिजल्ट, आज नहीं आया तो, लेकिन फिर भी एक खुशी थी कि जिस तरीके का रिजल्ट आने वाला है उसकी कुछ संभावनाएं तो दिख गई थी कि कहीं ना कहीं जो भगवान का, गुरुदेव का जो आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगा। तो ये विश्वास तो था ही। तो आपने जब पीडीएफ देखी तो उसके बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा? सर फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि रैंक आ गई। बस सबसे पहले देखा कि 298 है। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि मेरे को कोई अच्छी पोस्ट चाहिए, उससे ऊपर की पोस्ट चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन यही अचीवमेंट था कि मेरे को साधारण सी, ठीक है, रैंक मिल गई है, बाकी अगला इंटरव्यू होगा उसमें रैंक इम्प्रूवमेंट, पूरी कोशिश रहेगी उसमें रैंक इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। तो मेरा यही था कि कम से कम चलो कुछ तो मिल गया है, तो कुछ नहीं से कुछ सही, ऐसा दिमाग में आया था। और अंदर से खुशी थी, उसको तो कहाँ नहीं जा सकता उसका। तो इस बार की दिवाली तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी स्पेशल रही है। जी सर, बिल्कुल। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम अपनी फैमिली का रिएक्शन जानना चाहते हैं कि वो, उनको कैसा फील हुआ, वो क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपके साथ भी, उनकी भी कहीं एक तरीके से आपकी जर्नी, उनकी भी एक जर्नी रही है आपकी प्रिपरेशन के टाइम में। उनका क्या रिएक्शन रहा? सर मैंने सबसे पहले मेरे पिताजी को कॉल किया था। तो पिताजी को तो वैसे विश्वास तो था ही, लेकिन फिर भी रिजल्ट आते ही उन्होंने एक सिंपल सा कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ और आगे मेहनत करनी है अपने को, और मेहनत का ही आगे प्रयास करते रहना है। फिर भाई को कॉल किया तो भाई को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया था। तो भाई को बोला, भाई यही इंतज़ार कर रहा था कि मैं कॉल करूँ जल्दी से। उन्होंने ये भी नहीं, वो यही बोल रहे थे कि
मेरे को पता है कि तू कॉल करेगा ज़रूर। तो मैंने उनको कॉल किया, फिर छोटे भाई को कॉल किया, फिर उसके बाद तो लगातार कॉल आ ही रहे थे, दोस्तों के हैं, परिवार वालों के, सबके कॉल आते रहे। तो ऐसे करके लगभग रात को 3 बज गए थे कॉल अटेंड करते करते ही। बाकी हॉस्टल वाले मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका तो पूरा सहयोग रहा है, उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। वो तो इतना सहयोग किया है उन्होंने तो कि हाथ हाथ में ला करके मेरे को चीज़ें प्रोवाइड कराई है। तो ऐसे करके दोस्तों का सहयोग पूरा रहा। इसके बाद मैं इसी आपके क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी इस जर्नी में आपको आपके किन किन लोगों को आपको सहयोग रहा, फैमिली का और भी क्या, सोसाइटी में आपके दोस्तों का, और किन लोगों का क्या सहयोग रहा है? इसमें सबसे पहले मैंने 10th क्लास जयपुर में आ गया था, मैं सवाई माधोपुर से जयपुर आ गया था। 10th क्लास की मैंने, उसके बाद 11 12 भी यहीं से की। इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से करता हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का सोचा था, दिमाग में तो था ही कि आर्ट्स लेके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। फिर इसके बाद जर्नी शुरू होती है, उसमें मैंने कमिश्नर की क्लास करके गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया, वहाँ से गाइडेंस मिला। इसके बाद धीरे धीरे परिवारजनों ने भी सहयोग किया, दोस्तों ने भी सहयोग किया, और जो हमारे सीनियर्स थे उनके द्वारा पूरा सहयोग किया गया, और ये जर्नी यहीं से शुरू होती है। इसके बाद 2021 में पहला अटैम्प्ट दिया मैंने आरएस का, उसमें 0.75 से मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। देन उसके बाद आप जैसे आपका सहयोग मिला ही मेरे को, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद नेट का एग्ज़ाम के साथ फिर सेकंड आरएस का प्रीलिम्स मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और आज इन्हीं परिवार वालों के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से, आप जैसे कई परिवारजनों के, परिवार जैसा एकदम रिलेशन रखा, तो इसके माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचे। तो वो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत तो बहुत कम है उसमें, परिवार वालों का, समाज वालों का, और आप जैसे मित्रों का, इन सभी का सहयोग रहा है। मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि अनिकेत जी हमारे टीम से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और जो एक बिहाइंड द सीन जो काम करने वाले हैं हमारे कंटेंट पे, उनमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है अभी तक। तो आपका एक जर्नी रही है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से आपका जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है? एक बार आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, एक कौन से स्थान से आते हैं, एक छोटे से शहर से, जहाँ तक मुझे पता है आप छोटे शहर से आते हैं। मैं सर ऐसे मेनली बिलोंग करता हूँ सवाई माधोपुर में, एक छोटी सी जगह है आलनपुर जी। आलनपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, और वहीं से 10th क्लास में जयपुर के लिए निकला था, और अभी लगभग मेरे को 11 साल जयपुर के अंदर हो गए। उसमें मेरा जो सहयोग रहा, समाज के द्वारा जो संचालित संस्थाएं हैं उनमें मैं रहा हूँ। पहले आचार्य अस्ति आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है, वहाँ 6 साल रहा, 2014 से 20 तक। उसके बाद 2 साल में जीतो के अंदर रहा, और अभी भी मैं समाज और संघ के सहयोग से ही संचालित है उत्तम स्वाध्याय भवन, उसमें अभी भी रह रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मेरी जर्नी जो रही है वो हॉस्टल के माध्यम से ही गुजरी है। वहाँ पर बहुत कम कीमत पे या निःशुल्क खाना पीना रहने की सुविधा प्रोवाइड कराई गई, और साथ में पढ़ने का हमारा ही काम था, तो हमने पढ़ाई करी, और पढ़ाई कर करके जो भी सहयोग मिला उसके माध्यम से यहाँ तक हम पहुँचे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी इस जर्नी में, आपके इस रिजल्ट में एक सामाजिक संस्था जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। जी। तो आप उसके बाद आप जयपुर आ गए थे, तो जयपुर में आपने कहाँ पे अपने पढ़ाई की, और कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन सी कॉलेजेस में आप गए? एक बार आप उसके बारे में एक बार थोड़ा सा विस्तृत में बता दीजिए। जी सर, सबसे पहले 10th क्लास में जयपुर आया था। 10th क्लास मैंने SS जैन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। इसके बाद मैंने 11th और 12th क्लास गवर्नमेंट कॉलेज पंचवटी सर्किल राजा पार्क से की थी। इसके बाद मैंने BA किया था, जिसमें मेरे ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट थे। उसमें मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज है पोद्दार गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर ही संचालित है, उसमें किया। इसके बाद मैंने MA किया था हिस्ट्री से, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से किया था, और उसमें भी जो मैंने स्टडी की उसका इतना सहयोग रहा कि मेरे को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ वहाँ से। इसके बाद मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया था, और इसके साथ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसके साथ में RS का जो अभी चल रहा था, तो साथ साथ मेरे दोनों के इंटरव्यू कॉल भी हुए। इस दौरान आपको कब ख्याल आ कि आपको एक RS की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और क्या एक रिएक्शन था जब आपने सोचा और अपने घर वालों को बताया? कि क्योंकि एक तरीके से आपकी एजुकेशन चल रही थी, आप चाह के किसी और दूसरे जॉब्स की तैयारी कर सकते थे, RS के लिए ही क्यों आपने सोचा है? सर इसमें सबसे पहला, जब मैंने 11th क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, तो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते ही पहले तो ऐसा सामान्यतः समाज में चलता है कि साइंस लेना चाहिए, कोई भी होशियार कोई भी स्टूडेंट होता है तो उससे सबको यही बोला जाता है कि साइंस लेना है आपको। लेकिन मैंने भाई को समझाया, पिताजी को भी समझाया, सबको समझा करके मैं आर्ट्स लेता हूँ। ये बिल्कुल मेरी खुद की चॉइस थी, किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मैंने लिया। और उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर पहुँचा तो कॉलेज के अंदर कुछ लोगों का सहयोग मिला।
वहाँ पे जब कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लिए द्वारा जो ली जा रही थी, कुछ ऑफिसर्स आया करते थे, एनएसएस की एक्टिविटीज़ में ऑफिसर्स आते थे, तो उन एक्टिविटीज़ में ऑफिसर्स को देखा तो उनसे भी कुछ सीखा, उनका किस तरीके का रहन सहन है, किस तरीके से ऑफिशियल पर्पज से विजिट करते हैं, किस तरीके से सोसाइटी को सर्व करने के लिए ज़्यादा चांसेस उनको मिलते हैं। तो वहीं से इस जर्नी की शुरुआत होती है और वहीं से दिमाग में ठान लिया था कि सिविल सर्विसेज के अंदर ही जाना है। तो फिर आपने जो उसका पहला स्टेप क्या लिया इसने अपने तैयारी के लिए, कहाँ से आपने शुरू किया? आरबीएससी की बुक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है, आप कहाँ से आपने तैयारी शुरू की? इसमें सर सबसे पहले आरबीएससी की जो बुक्स चलती है 9 से 12 की, उनका बुक्स का सहयोग सबसे पहले लिया। इसके बाद थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है, उनका यूज किया। इसके बाद कुछ लोगों ने सहयोग दिया, उन्होंने बोला था कि आप एक तो सबसे पहले सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ो, सिलेबस का आपको पूरा अच्छी तरह पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए, सिलेबस के एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आरपीएससी के द्वारा पूछे गए, प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, वो आपको अच्छी तरह ध्यान होने चाहिए। इसके बाद कंटेंट पर आपको जाना है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आरबीएससी का, एनसीईआरटी का, उसके बाद रेफरेंस बुक्स का, और उसके बाद रेफरेंस बुक्स पढ़ी। उसके बाद रेफरेंस बुक्स को आधार बना करके ही नोट्स पूरे प्रिपेयर, एक एक सब्जेक्ट के सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे। और इस तरीके से आगे जा करके एक एक कंटेंट को फॉलो करते हुए टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये सारा काम किया था। यानी आपने कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ली है? नहीं सर। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी से भी एक सिलेक्शन पाया जा सकता है। जी सर, जरूर। तो अभी आपका आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान सर यही है कि अगला जो इंटरव्यू कॉल हुआ है उसमें सर यदि सिंगल डिजिट में रैंक आ जाए तो शायद घर वालों को और अधिक खुशी होगी। मेरे से ज़्यादा मेरे को इतनी खुशी नहीं है जितनी घर वाले को खुशी है। जिस तरीके से उन्होंने अभी सम्मान दिया आकर के, पूरा प्रोग्राम उन्होंने सरप्राइज प्लान किया था अभी दिवाली के ऊपर, तो दिवाली में 4 चांद लग गए थे एकदम से। तो मैं यही चाहता हूँ कि उन्होंने एक और इच्छा रखी है मेरे से कि सिंगल डिजिट में मेरी रैंक आए, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा अगले इंटरव्यू के अंदर वो भी पूर्ण हो जाए। हमें उम्मीद है कि आप जरूर ही सिंगल डिजिट रैंक में आप जरूर प्राप्त करेंगे। जी सर, जरूर। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर रहा हो या कोई ऐसा कोई सज्जन रहे हो जिसने आपको बहुत ही प्रेरित किया हो कि आपको आरएस की तैयारी करनी है, इस जर्नी में आपको आगे बढ़ने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हो? सर ऐसे एक तो स्पेसिफिक बताना मेरे लिए तो बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी हॉस्टल के हमारे वार्डन सर थे, दिलीप जी सर, ऐसे ही हमारे वार्डन सर रहे हैं। उनका पूरा शुरू से ही उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि जो आपको करना है वो करो, मैं हमेशा से सहयोग करूँगा आपका ज़रूर। और उन्होंने अभी तक भी, लास्ट तक भी पूरा सहयोग रखा है, अभी भी सहयोग बनाए हुए। इसके अलावा भाई का तो कभी भी भाई ने कभी मना नहीं किया, किसी भी तरह की तैयारी करनी है करो आराम से, पूरी तरह से छूट दे रखी थी, आपको उसी तरह की तैयारी करनी है जो आप करना चाहो, मैं हमेशा आपके समर्थन में रहूँगा। और घर वालों ने तो कभी भी कुछ भी नहीं बोला सर, बिल्कुल भी, कि आपको जो करना है करो। मैं एक बार असफल हुआ, फिर भी घर वालों ने किसी भी तरीके से ये भी नहीं बोला कि आप छोड़ दो पढ़ाई या कोई और अल्टरनेटिव कोई भी आपको जो पॉइंट है उसकी तलाश कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला आप आराम से कंटिन्यू करो, बड़ी तैयारी है, समय लगता है। इनके साथ इतनी 3 स्टेज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है एग्ज़ाम, तो उस पेशेंस को ध्यान में रखते हुए घर वालों के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से बस ऐसे ही चलते रहें। और ऐसे स्पेसिफिक किसी को डिफाइन करना तो आसान नहीं होगा। मुझे याद है कि आप जब लास्ट टाइम आप 0.5 से रह गए थे तो आपने मुझे कॉल किया था। जी जी सर। और उसके बाद भी आप एक मोटिवेटेड रहे थे कि सिर्फ 0.5 से रहना एक बहुत ही मतलब लक फैक्टर बहुत वर्क कर रहा है वहाँ पे। तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? सर इसमें सबसे अच्छा सहयोग तो हमारे गुरुओं का रहा। मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा होता है कि कई बार आप मेहनत करते हो लेकिन उसके साथ कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें मेजर उन्होंने 5 इसेंशियल्स के नाम बताए थे। उसमें होता है कि एक तो आपका पुरुषार्थ होता है जो आप हार्डवर्क करते हो, उसके अलावा ये होता है 80% और 20% होता है आपका जो भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है, वो ये चीज़ डिसाइड करती है। इसके अलावा 3 फैक्टर और बताए थे। उसमें बोला था कि एक सही टाइम आता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। इसके अलावा 4th फैक्टर उन्होंने बताया था कि जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिनको हम गीता में प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, तो उनका फल अभी आपको मिलने वाला है। और एक होता है 5वां जिसको बोलते हैं स्वभाव, नेचर जिसको हम बोलते हैं। तो ये 5 फैक्टर जब एक जगह आ जाते हैं, 5 इसेंशियल्स, तब जाकर के कोई व्यक्ति सफल होता है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। एक बार 5 फैक्टर्स एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, समराइज कर दीजिए। जी सर, इसमें सबसे पहले एक तो हमारा पुरुषार्थ है, हार्डवर्क जिसको बोला जाता है। एक होता है डेस्टिनी जिसको हम भाग्य बोलते हैं। एक गीता के अंदर शब्द चलता है प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं। इसके अलावा एक होता है स्वभाव जो हमारा नेचर है, और एक हमारा जो है डेस्टिनी है, उसकी जो हम बात करते हैं।
तो आपका एक तरीके से कि एक आपका बैकग्राउंड वैसा रहा है, आप इस जर्नी से आप बहुत बड़े हो, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका एक रूटीन क्या रहता है, डेली का रूटीन आप किस तरीके से फॉलो करते हो, क्योंकि आप एक सामाजिक संस्था के हॉस्टल में रह रहे हो, तो जी आपका क्या रूटीन रहता है वहाँ पे? सर, इसमें सबसे पहले तो हमारे सुबह 5 बजे उठने का पूरा प्रयास रहता है। सुबह एक छोटी सी एक जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है वो करनी होती थी। इसके बाद फिर हमारा जो डेली का रूटीन होता था वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह वाला जो काम है वो सारा फ्री होकर के 8 से 9 बजे हम फ्री हो जाते। तो 8 से लगभग 8 या 9 बजे के आसपास से 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेते थे। फिर खाने वगैरह का काम रहता था। इसके बाद दिन में थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा आराम भी कर लेते थे और 2-3 घंटे उसमें स्टडी भी कर लेते थे। और ऐसे कि ऐसे शाम को जो खाने का काम है वो खाना पीना करके वापस 1-2 घंटे अपना रूटीन वर्क किया करते थे। इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे डेली हम पढ़ाई किया करते थे। उसमें से थोड़ा सा टाइम ये होता था कि न्यूज़पेपर के लिए 1 आध घंटा जो भी होता है वो निकाल करके हम डेली उसका प्रयास करते थे। इसी तरीके से डेली का यही रूटीन रहता था। आपने क्या प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी एक इंटीग्रेटेड रखी थी या एक सेपरेट सेपरेट करके आपने उनको अलग अलग पार्ट्स में तैयारी की है? प्रीलिम्स और मेंस का तो सर हमेशा से मेरा तो खुद का प्रयास रहा है और मैंने जो भी गाइडेंस लिया उसमें यही रहा कि इंटीग्रेटेड जितनी तैयारी की जाए उतना इफ़ेक्टिव रहता है। क्योंकि मेंस के सब्जेक्ट को अलग से प्रिपेयर करना वो बहुत कठिन काम होता है। इससे अच्छा है कि जब वैकेंसी आए उससे पहले ही मेंस की एक बार जो सब्जेक्ट है, जो कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, जो प्रीलिम्स से अलग है, उनकी पहले ही स्टडी कर लेते हैं। इसके अलावा जो प्रीलिम्स में और मेंस में जो कॉमन है वो आप यदि वैकेंसी आए उसके बाद भी यदि आप प्रिपेयर करते हो तो आसानी से काम किया जा सकता है। तो ऐसा ही रहता था कि वैकेंसी आने से पहले मेंस की प्रिपरेशन हो जाती है और जो मेंस और प्रीलिम्स में जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी आप स्टडी आराम से प्रीलिम्स के पहले कर सकते हो। तो एक और चीज़, सब बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हम क्या सोर्सेज फॉलो करें। इसमें सबसे पहले मेरा तो जो सोर्सेज का रहा है वो मेन सोर्सेज मेरे ऑथेंटिक ही सोर्स रहे हैं। मैंने मेनली किसी भी कोचिंग के नोट्स वगैरह मैंने प्रेफर किए नहीं, मैंने देखे भी नहीं है। बहुत कम नोट्स है जो मैंने देखे थे। लेकिन इसमें ऑथेंटिक सोर्सों में एक तो आरबीएससी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स है। जब ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें कोई एनआईओएस की वेबसाइट है या इग्नू की वेबसाइट है उनको विजिट करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है, जो आप यदि कमीशंस की भी हम देखेंगे तो कमीशंस के बारे में भी आपको गवर्नमेंट की आजकल तो वेबसाइट पे हर चीज़ मेंशन की हुई है। इसके अलावा जब ये बुक्स बेसिक बुक्स है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद रेफरेंस बुक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स चलती है हर सब्जेक्ट की, वो मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आप यूपीएससी में भी कई सोर्सेज चलते हैं, आप एम लक्ष्मीकांत आराम से देख सकते हैं पॉलिटी के लिए। और भी यदि मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक्स आती है। तो इस तरीके से जो रेफरेंस बुक्स है वो मार्केट के अंदर सभी टॉपर्स बताते ही है, वो अवेलेबल है, उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए जैसे करंट अफेयर हो गया और मैथ्स हो गया, इन सब्जेक्ट की भी आपने क्या अलग से कुछ तैयारी करी थी? मैथ्स वगैरह की देखिए कैसे सर, कवर किया आपने? मेरा तो बैकग्राउंड पहले ही आर्ट्स का रहा है, तो मेरे को मैथ्स से और रीजनिंग से तो शुरू से ही थोड़ा सा डर तो रहता ही था। पर यह था कि 130 क्वेश्चन जो आते हैं वो कम से कम हम पढ़ करके हमारे जीके का जो नॉलेज है उसके माध्यम से सॉल्व कर सकते। तो मेरा ये रहता था कि मैं कोशिश करता था जो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 5 क्वेश्चन जो आते हैं सरसन, जो रीजनिंग वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कथन निष्कर्ष वाले, तो उनको सॉल्व कर लूँ। उसके बाद कोशिश रहती थी यदि कोई सरल सवाल आए मैथ के अंदर तो उतना मैं कोई भी सोर्स फॉलो करके आसानी से उनको कर लेता था। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए जैसा मैं आपके साथ काम किया है मैंने तो करंट अफेयर का, तो राजस्थान की तो पूरी प्रिपरेशन मेरी जो ज्ञान चक्षु क्लासेस की जो मैगजीन तैयार की जाती थी उससे हो जाता था। इंडिया का जो पार्ट था मैं मेजरली जो फॉलो करता था वो मेनली मैं मूमल को फॉलो किया करता था। इसके बाद मेंस के लिए करंट अफेयर के लिए मैं जो मैगजीन आती है मार्केट के अंदर यूपीएससी की जो मैगजीन्स आती है उनको मैं फॉलो किया करता था। विजन वगैरह, हाँ, ऐसी कोई भी यूपीएससी की कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और मेंस में जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं इन सब के लिए एक बार आप बता सकें पेपर वाइज? इसमें देखिए सर, सबसे पहले फर्स्ट GS1 का जो है उसमें सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी का जो कंटेंट है वो आपको आसानी से आरबीएससी की एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाता है। अगला जो है मैनेजमेंट में इकोनॉमी का पार्ट ज़्यादा है, तो इकोनॉमी का आपको 11-12 की बुक्स में वो भी आसानी से मिल जाता है। इसके बाद अकाउंट और ऑडिट का पार्ट है, वो भी आपको आप 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे उसमें आसानी से मिल जाता है। इसके बाद GS थर्ड है। GS थर्ड के अंदर 3 यूनिट अलग से जो छोटे सब्जेक्ट की वो है, उसमें स्पोर्ट्स और योगा है, वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक नेचर का है। बेसिक तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसको हमेशा विजिट करते रहना है, तो स्पोर्ट्स और योगा वहाँ से कवर हो सकता है। इसके अलावा लॉ है,
लॉ के हमें ऑथेंटिक सोर्स जितनी भी पीडीएफ है, जो भी एक्ट मेंशन किए गए, आरटीआई एक्ट हो या भू राजस्व अधिनियम राजस्थान सरकार के, तो उनके हमें जो ऑफिशियल सोर्सेज से जो पीडीएफ मिलती है उसको लेकर के हमें स्टडी करनी है। इसके अलावा जो अगला बिहेवियर वाला जो पार्ट है, बिहेवियर वाला पार्ट भी 11-12 की एनसीईआरटी से आसानी से कवर किया जा सकता है। और इनमें हम यदि ये सोचे कि हमें पूरे 100 जो 6 सब्जेक्ट है उनके 120 मार्क्स है कि हम पूरे अचीव कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यदि हम कोशिश करते हैं तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरपीएससी एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज से पेपर बनाती है। और दूसरा ये है कि छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है यदि फैलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम हम जो मिनिमम मार्क्स है, जो 5 मार्क का जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम आसानी से अटेम्प्ट कर सके। जितना टॉपिक सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं उनके बारे में हमें 5 मार्क्स के बराबर इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमें प्रयास करना थोड़ा व्यर्थ होगा। और जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है पेपर 4 के लिए, पेपर 4 के लिए तो मार्केट के अंदर 2 रेफरेंस बुक चलती है वैसे तो, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी के लिए हमें 9th से जो 12th वाली जो बुक्स चलती है, ओल्ड आरबीएससी की भी चलती है और अभी न्यू आरबीएससी की भी बुक्स आई है, उनको एक बार नज़रों से निकाल लेना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश के लिए यदि आप देखो तो इंग्लिश तो देखो सबकी राजस्थान के अंदर, मेरी भी कमज़ोर है और राजस्थान के अंदर जनरली इंग्लिश वीक होती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो ग्रामर का पोर्शन है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का जो पोर्शन है, उसको कहीं ना कहीं और सोर्सेज से, अदर सोर्सेज जो आपको मिले उससे आप आसानी से कर सकते हो। उसमें पीवाईक्यू को आप बेस बना के ये काम किया जा सकता है। बाकी जो 60 मार्क्स का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, जिसमें आप पैराग्राफ है, एलेबोरेशन है और पैसेज वगैरह जो हैं, उनको करने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि आप प्रैक्टिस, आप कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर बैठ के आपके कोई सीनियर्स है उनको दिखा सकते हैं, तो उसके माध्यम से आसानी से उनको प्रिपेयर किया जा सकता है। मीन्स में आंसर राइटिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है? आपने अभी टेस्ट सीरीज का जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि आंसर्स लिखने से भागते हैं, बचते हैं कि कैसे, तो इस चीज़ से कैसे पार पाई जाए, इससे कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए सर, एक तो मेंस का यदि मूल मंत्र बोला जाए तो वो आंसर राइटिंग ही है, ये आप भी जानते हैं। आंसर राइटिंग, अब 4 सब्जेक्ट हैं, 4 जीएस है अपने, उसके अंदर अलग अलग 15 से 20 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब मेंस के अंदर आपने यदि कट ऑफ यदि अभी देखी हो, आपको पता ही होगा कट ऑफ लगभग 26% अभी कट ऑफ रही है, जो आरएस का 24 वाला जो एग्जाम हुआ है उसका। तो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग का तो बहुत बड़ा रोल है ही, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम जब भी यदि आप स्टडी करें कोई भी सब्जेक्ट की, अब फैक्चुअल हमारे राजस्थान के अंदर क्या है कि हर व्यक्ति फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का प्रयास करता है, लेकिन मेंस की अप्रोच में वो कहीं ना कहीं लोग वो पिछड़ भी जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जिस तरीके का पैटर्न है, 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उतना ही हमें स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि हर फैक्ट यदि आप लिख लोगे, 10 फैक्ट आपने किसी टॉपिक के बारे में लिख लिए, मान लीजिए बुद्धि है, बुद्धि इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, अब आपने उसके बारे में 20 चीज़ें इकट्ठी कर ली, लेकिन क्वेश्चन कितना आना है, या तो 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, बुद्धि को डिफाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आता है तो आप किसी के अकॉर्डिंग बुद्धि के कोई फैक्टर्स पूछ लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि की विशेषताएं पूछ लेंगे आपसे 5 मार्कर में। अब आप यदि 1 पेज 2 पेज उसका कंटेंट तैयार करते हो तो वो बिल्कुल भी व्यर्थ है एकदम से। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 मार्कर पूछा जा रहा है, 5 मार्कर पूछा जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार करना है। ऐसे ही बड़े सब्जेक्ट है उनमें 10 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 10 मार्कर के अकॉर्डिंग ही उसको तैयार करने की प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि यूपीएससी के पैटर्न से आप जुड़े रहें। यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम शिफ्ट भी हो रहे हैं, आरपीएससी पूरा शिफ्ट हो रही है, तो जो डायमेंशन वाले जो काम है, वो डायमेंशन वाले काम को हमें ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किया जा सकता है। और आंसर राइटिंग शुरू कब से करनी है, या आप ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 1000 लोग यदि पास होते हैं, 1000 लोगों की अपनी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है, कोई पहले कर लेता है, कोई बाद में कर लेता है। तो सिंपल सा, यदि आप एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया तो आप पीवाईक्यू देखिए, आपके पीवाईक्यू यदि उस कंटेंट से सॉल्व हो रहे हैं तो आप उस कंटेंट को प्रीफर कर लीजिए। इसके बाद कुछ एड ऑन करना है वो समय के साथ आप कर सकते हैं और आंसर राइटिंग आसानी से शुरू कर सकते हैं। आप हमने देखा मेंस की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी होती है कि लास्ट टाइम भी जनवरी में एग्ज़ाम होना था, फिर जुलाई में हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर जनवरी में आया। तो इस लंबे टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट कैसे रखें? इसके लिए ऐसा किया जा सकता है जो मैं किया करता था। तो इसका ये होता है कि आपने जैसे मेंस दे लिया, मेंस एग्ज़ाम दे लिया आपने, और इसके साथ क्या है कि जैसे मान लीजिए मेंस एग्ज़ाम दे लिया तो उसमें आप ये प्लान बी के रूप में कोई आसपास ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अभी आरएस की वैकेंसी के साथ ईयूआरओ की वैकेंसी आसपास आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जैसा आपने भी मेरे को बताया था, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है। आपने यदि एमए कर लिया, एमएससी आपने कर ली है, तो आप
प्लान बी की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं जब आपका मेंस क्लियर हो जाए। अब मेंस से यदि पहले की आप यदि बात करें कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप थोड़े से एक जो आंसर राइटिंग वाला जो चीज़ चल रही थी उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके आप जो नई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अभी शिफ्ट हुआ तो मैंने क्या किया कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया, तो इकोनॉमिक सर्वे नया आ जाता है फरवरी के अंदर, बजट भी आ जाता है, तो उन चीज़ों को मैंने प्रीफर करना शुरू कर दिया कि इसको आसानी से कवर भी कर लिया जाएगा और नया कंटेंट होता है तो हमें इंटरेस्ट भी आता है उस चीज़ में, तो वो इंटरेस्ट के साथ वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर वापस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वापस जो पुराना जो पैटर्न चला आ रहा था कि जो हमें आंसर राइटिंग करनी है, हमें करंट अफेयर पढ़ना है, तो ऐसी चीज़ों को पहले फॉलो करो कि जिनमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। पुराना क्या है कि कंटेंट बार बार पढ़ेंगे, हिस्ट्री वही बार बार आपको पढ़नी है, वही पॉलिटी बार बार पढ़नी है, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो उससे मैनेज करने के लिए आप आसानी से करंट अफेयर उठाओ और इकोनॉमिक जो रिव्यू है उनको उठा करके वापस से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। तो आपने इस प्रिपरेशन के साथ में कभी शॉर्ट नोट्स को भी बनाए हैं या प्रेफर करें उनको, या फिर एक जो बुक्स थी उन्हीं में आपने नोट्स लिख दिया है उनको? जी सर, ये उनको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? देखिए सर, ऐसा होता है कि मैंने यदि कोई भी सोर्स यूज किया तो उसमें यह होता था कि मैं उसको 2 से 3 बार तो रीड किया ही करता था। उसके बाद मैं PYQ देखा करता था कि इससे PYQ सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं कोशिश करता था कि उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया जाए। अब वो समय के साथ होता है कि यदि मान लीजिए अभी इस बार तो 3 महीने का ही टाइम मिला था, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, तो आपके पास यदि समय है तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर जरूर करने चाहिए, क्योंकि जो छोटे सब्जेक्ट है, 6 छोटे सब्जेक्ट है, तो उनमें तो शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब एक साथ 4 पेपर होने वाले हैं 2 दिन के अंदर, तो आपको अगले दिन जो है उस दिन आपको थर्ड पेपर के अंदर वापस वो 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। उसके अलावा थर्ड पेपर के अंदर जो पॉलिटी है, पबेड है, वो भी आपको पढ़ना है और हिंदी इंग्लिश की भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो थर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए, फोर्थ पेपर को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहे तो किए जा सकते हैं, लेकिन इसको टाइम ड्यूरेशन में ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। आपके कहने का मतलब एक प्रीलिम से पहले ही शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। जी सर, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जी। एक आप लास्ट अटेम्प्ट से और इस अटेम्प्ट में के बीच में आपके क्या चेंज है? क्या आपने चेंज करा कि इस बार आपका नाम लिस्ट में, लास्ट टाइम आप कैसे चूक गए? जी सर, सबसे पहले तो 2021 के अंदर मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, कहीं से कोचिंग का गाइडेंस भी नहीं मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने सीनियर से जानकारी लेकर के, और फिर उस समय सर 2021 के अंदर क्या हुआ कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी कि RS की मेरे को प्रिपरेशन करनी है। स्पेसिफिक जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी 2021 में हुई। इसके बाद मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। देन उसके बाद क्या होता है कि सिलेबस RPSC के द्वारा चेंज कर दिया जाता है पूरा। अब मार्केट के अंदर भी किसी के भी पास कंटेंट था नहीं, तो हमने फिर अपने लेवल पे ही, जो हमारी तो शुरू से आदत रही है कि नोट्स तो तैयार करना ही है कैसे भी हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती भी थी, तो हमने वो किया। और लास्ट दिन जब मेंस लिखने जा रहे थे 3 महीने के अंदर अंदर, तो लास्ट दिन भी हम नोट्स ही प्रिपेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो रिवीजन करना था वो रिवीजन मिस हो गया था। तो कहीं ना कहीं हमारी वो कमियां थी, आंसर राइटिंग का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया हमको, अभी भी ऐसा हुआ है। इसीलिए अक्सर हमें प्रयास करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम नोटिफिकेशन के वेट की बजाय हम पहले से यदि प्रिपेयर हो जाएं, कंटेंट वगैरह के बारे में हम श्योर हो जाए कि यही कंटेंट हमें फॉलो करना है। फिर मार्केट के अंदर कोई भी किसी भी संस्थान के द्वारा कोई कंटेंट निकाला जाए तो उससे थोड़ा सा हम दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसलिए आप वे नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपने जो सोर्सेज हैं उनको पहले से फिक्स करके आराम से आसानी से बढ़ा जा सकता है। और जब मेन एग्जाम 2 दिन में कंडक्ट होता है, उस दौरान आपने क्या किया कि आपने से नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करने का बहुत कम टाइम मिल पाता है? जी जी सर। तो उस टाइम पे कैसे रिवीजन किया है आपने? क्या शॉर्ट नोट से पढ़ा या कैसे, क्या प्रेफर किया आपने उस टाइम? मैंने तो सर इसका ये था, हिंदी इंग्लिश में तो ऐसा कोई विशेष पढ़ने लायक कोई चीज़ें होती नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया कि हिंदी और इंग्लिश के लिए तो एक छोटी सी शॉर्ट डायरी तैयार कर ली थी। डायरी के अंदर जितने भी मेजर मान लीजिए एलेबोरेशन का है, तो एलेबोरेशन में कौन कौन से रूल्स हैं जो याद रखने हैं एग्जाम हॉल के अंदर जाके, तो ऐसे ही मैंने जितने भी कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है और ग्रामर वाले पार्ट में तो ऐसा कुछ याद करने लायक है नहीं, वो तो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ें है। तो जो 10 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे के लिए जो मैंने कोटेशन वगैरह बनाए थे तो वो एक ही डायरी में कंपाइल कर लिए थे, तो वो सुबह रास्ते में जाते जाते उनको एक बार देख लिया था। तो फोर्थ पेपर के लिए तो एक डायरी के अंदर ही चीज़ें तैयार कर ली थी। और इसके बाद जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर का सर ये रहता था कि जैसे ही लगभग हम एग्जाम से फ्री हो जाते हैं 7 बजे के आसपास, घर भी पहुंच जाते हैं लगभग उस टाइम तक, तो 7 बजे के बाद थोड़ा रिलैक्स करके 8 बजे के आसपास से 8 से लगभग 11 बजे तक 3 घंटे के अंदर मेन जो रहता था, 3 तो छोटे सब्जेक्ट है
तो छोटे सब्जेक्ट को 1 घंटे देने का हम प्रयास करते थे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कि 1 घंटे के अंदर इनको पूरा कर लें। इसके बाद बचता पवेड। पवेड के लिए 1 घंटा रिजर्व कर रखा था। सिमिलरली ऐसे कि ऐसे पॉलिटी वाला जो कंटेंट होता है, पॉलिटी का स्टेट पॉलिटी का कंटेंट है, IR का कंटेंट है, उसके लिए भी इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर लिया था कि 60 मार्क का जो पार्ट है वो 1 घंटा रिवीजन के लिए देना है, और 2 जो मेजर पार्ट्स है उनके लिए भी 1-1 घंटा देना है। तो 8 से 11 हम स्टडी करते थे, और सुबह उठकर आराम से, नींद तो आती नहीं है वैसे जनरली, पर फिर भी कोशिश करते थे सो जाए थोड़ा बहुत, जिससे आसानी से सुबह रिफ्रेशमेंट थोड़ा फील हो। तो जो 4th पेपर का कंटेंट होता था वो सुबह ही रास्ते में जाते जाते प्रिपेयर करने का प्रयास रहता था, तो इससे आसानी से रिवीजन करने में भी आसानी हो जाती थी, और जो शॉर्ट नोट्स किए थे तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में जाते ही वो याद भी आ जाया करते थे। तो ऐसा प्रयास किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इंटरव्यू में आपने क्या प्रिपरेशन की, इंटरव्यू के लिए आपकी क्या टिप्स हैं, क्या आपने किस तरीके से आपने सब चीज़ें तैयार की हैं? इंटरव्यू के लिए सर, जैसे जनरली मार्केट में जो चीज़ें चलती है, संस्थानों के द्वारा भी बताई जाती है अलग अलग, तो मैंने प्रयास यही किया। सबसे पहले तो सबने यही बताया, सभी टॉपर्स भी बताते हैं, सभी ने यही चीज़ बताई थी कि आप कम से कम सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करो। इसके अलावा जो डेफ के अंदर जो जो चीज़ें भराई गई है, आपके बैकग्राउंड से, एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, जो जो आपने किए हैं उन पर ध्यान दो, आपके डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान दो, और आसपास जो भी करंट अफेयर चल रहा है तो उससे आपको पूरी तरह से अवेयर रहना है, और उस पर अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है। पर वो ऐसा नहीं बायसनेस को शो करे, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तो आप दोनों पक्षों को लेते हुए कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई खबर इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है। फिर इसके अलावा मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए भी कोचिंग संस्थानों का इसमें सहयोग रहा था। इसके अलावा मैंने अपने जो दोस्त हैं, अपने भाई समान जो दोस्त हैं, उनका सभी का सहयोग लिया। तो वो मेरे को कम से कम, ज़्यादा ऑफलाइन तो कम, ऑनलाइन ज़्यादा सहयोग किया करते थे। तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी आपस में 2 लोग बैठ करके, और मैं इधर से बैठ जाता था, तो वो सहयोग किया करते थे। कुछ कमी रहती थी तो वो बता दिया करते थे। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों का सहयोग लिया, और बाद में जाकर के इंटरव्यू का जब शेड्यूल हुआ तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो चीज़ें, जनरल अवेयरनेस की जो चीज़ें, उन पे ज़्यादा फोकस किया था। और बाद में इंटरव्यू में जाकर के यही चीज़ें थी जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हुई थी। जैसे उस समय ईरान का वॉर चल रहा था, ईरान पर जब अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो मेरे से जाते ही वही चीज़ पूछी गई। इसके अलावा मेरा बैकग्राउंड रहा, तो हिस्ट्री से मेरे से सवाल पूछे गए, पहला सुल्तान कौन था, इस तरीके के सवाल मेरे से पूछे गए। और एक जनरल जो चीज़ें होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो मेरे से पूछा गया था कि गीता का आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करोगे, और जो होता है कि मूल कर्तव्य और जो मूल अधिकार है उनमें से आप किसको प्रायोरिटी पे दोगे। तो इस तरीके के सवाल लगभग सभी एरिया उन्होंने कवर कर लिए थे, और उसके लिए मैं ऑलरेडी इस चीज़ों के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर होकर भी गया था। आपका बोर्ड किसका था? बोर्ड सर मेरा जो कैलाश चंद मीणा सर है, कार्यवाहक अध्यक्ष थे उस टाइम, तो उनका बोर्ड रहा था। कैसा एक्सपीरियंस था उनका? सर एकदम बहुत ही एक कॉर्डियल जो व्यवहार होता है, एकदम उसी तरीके का जैसे बाहर हम यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, वैसा हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। एकदम 4 लोग बैठे हुए आराम से, एकदम शांति से, आराम से बिठाया उन्होंने, आओ बैठो, इतना शांति से बैठे, और आराम से बिल्कुल जैसे घर परिवार में जो बातें चलती है, अच्छा कैसे आए हो आप, क्या कर रहे हो अभी, क्या क्या आपने स्टडी की है, तो आराम से एकदम आपको रिलैक्स करने का जो प्रयास किया गया आराम से। उसके बाद उन्होंने एक एक सवाल, एकदम मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, तो उन्होंने आराम से बोला कि कोई बात नहीं, आराम से जवाब देना है, यहाँ पे कोई भी आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आप जो जवाब दोगे हम आराम से सुनेंगे, हम आराम से इसी के लिए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एकदम ऐसा फील करा दिया कि कोई बात नहीं, अपने घर परिवार जैसी बातें चल रही है। उन्होंने सवाल शुरू किए, मैं जवाब देता गया, कहीं कहीं मैं अटका तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम से। फिर उन्होंने दूसरा सवाल कर लिया। इसी तरीके से जो 4 मेंबर्स थे आरपीएससी के अंदर, बोर्ड पैनल के अंदर, उन्होंने एक एक करके सवाल किए, और फाइनल वापस जो पैनल जिनका था चेयरमैन सर का, उनके पास वापस आता, उनके द्वारा एक ही सवाल किया जाता, गीता का आप कैसे प्रशासन में यूज करोगे। उसके साथ वहीं पर इंटरव्यू समाप्त भी हो जाता। लगभग 20 से 22 मिनट का वो इंटरव्यू था मेरा, और मेरा तो ये था कि पहला ही नंबर आया था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि जल्दी से फ्री होकर वापस अपने अजमेर से जयपुर निकल जाऊंगा, और मैं निकल भी गया था। तो मॉक जो इंटरव्यू कोचिंग संस्थान जो करवाती है, उसमें और एक्चुअल इंटरव्यू में कुछ डिफरेंस महसूस हुआ आपको? जी सर, इसमें एक तो सबसे पहला जो होता है कि जो संस्थानों के द्वारा, कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें आपको थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल लेवल पे आपको लेकर के जाया जाता है कि आप मैकेनिकल बनने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे आप आसानी से जैसे हैं वैसे ही यदि जाएंगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा। आप बिल्कुल उनके साथ परिवार की तरह ट्रीटमेंट वो आपको कर रहे हैं, आप भी उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा ये कि कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुछ के द्वारा किया जाता है, कुछ बहुत अच्छे भी कंडक्ट कराते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बहुत अच्छे भी कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें यह रहा था कि आप ज़्यादा कम से कम मैकेनिकल बनने की बजाय, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है,
वो ऑलरेडी जिस सर्विस में हम जाना चाहते हैं उस सर्विस से कम 25 से 30 साल उन्होंने सर्व किया है सोसाइटी को, वो हर व्यक्ति को समझते हैं, उनके पास अनुभव है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो नेचर रहा हुआ है उसको निकालने का पूरा प्रयास कर ही लेते हैं किसी ना किसी माध्यम से। आपके अंदर कोई बायसनेस है, रिलीजन को लेकर के कोई बायसनेस है, सोसाइटी को लेकर के आपको किसी तरह की बायसनेस है, तो वो कहीं ना कहीं उनके सवालों से आपके अंदर झांक करके निकाल ही सकते हैं वो आसानी से। इसलिए हमें ज़्यादा मैकेनिकल बनने की बजाय आप जैसे हैं वैसा ही जाएं और वैसा ही वहाँ पर व्यवहार कर सकते हैं। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से अपने को जो रियल पर्सनैलिटी है वो वहाँ पे शो करनी है। जी जी। इसके साथ में एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका कभी कोई लो फेज आया है क्या इस प्रिपरेशन ड्यूरेशन में? जी जी सर, सबसे पहला जो मेरा फेज़ रहा था जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन के दौरान मेरे को तो विश्वास था कि अपना मेंस तो हो ही जाएगा, अपन तो टॉपर्स रहे हैं। वो जो फेज़ था वो लग रहा था कि अपना तो इतना सहयोग भी रहा है तो अपन तो हो ही जाएंगे। लेकिन जब 6 महीने के बाद रिजल्ट आता है 2022 के अंदर, तो मैं फेल हो गया था उस टाइम। तो मैं तो, लेकिन फिर भी मेरे को अंदर से खुशी थी कहीं ना कहीं। तो क्या 0.75 से आप रहे थे? वो सर वो चीज़ मेरे को बहुत 3 महीने बाद पता चली थी कि 0.75 से रहा हूँ। वो नंबर उस टाइम रिलीज़ होते नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर से खुशी हो रही थी और मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं RPSC ने एक जो टैलेंटेड बंदा है वो खो दिया है, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैं जब धरती पे आया, ग्रास रूट लेवल पे मैं उतरा, तो लगा कि कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत कमियां थी, उन कमियों में सुधार करने की ज़रूरत है। फिर मैं घर पे गया, घर पे थोड़ा पारिवारिक माहौल मिला, लेकिन फिर भी मैं कम से कम ऐसा था सर, मैं चुपचाप से छत पे जाया करता था और चुपचाप से 2 महीने लगभग मैं घर पे रहा और 2 महीने में पूरा छत पे जा करके चुपचाप से रो लिया करता था। किसी को बाहर पता भी नहीं चलता था, मैं रो लिया। इसके बाद मैं वापस दूसरे हॉस्टल में जाता हूँ और वहाँ से वापस वही जो तैयारी का फेज़ है वो वापस शुरू किया कि करना तो है ही, अब ठान लिया है तो फिर इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए वापस उसी फेज़ में आते हैं। तो उस फेज़ में आकर के वापस से जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके आसानी से, ये तो विश्वास था ही कि 0.75 से रहे हैं, तो दोस्तों ने भी, आप जैसे लोगों ने, आपने सबने बोला कि आप 0.75 से रहे हो तो प्रयास करोगे हो जाएगा आसानी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहीं ना कहीं उन्हीं प्रेरणाओं का ये कहीं ना कहीं परिणाम है, तो वो हमें आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग इस मेंटल हेल्थ से भी जूझ रहे होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है, तो इससे अपने को निकल पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको एक सोशल बैकग्राउंड, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रिपरेशन के टाइम पे हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने दोस्तों को। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेंटल हेल्थ का तो सर मेरे साथ ऐसा इशू देखो सबके साथ होता है, तो मेंटल हेल्थ ऐसा तो है नहीं, बहुत नेचुरल सी चीज़ होती है। जब भी आप ऐसे फेलियर वाले फेज़ में जाएंगे तो उससे निकलना बहुत कठिन काम होता है, वो बात तो है ही। लेकिन फिर भी यदि हम आसपास के हमारे परिवारजनों से बातचीत करें, आसपास वालों से थोड़ा सोशिएबल बनने का हम प्रयास करें, दोस्तों का सहयोग ले, उसमें आपके दोस्त इतने कोऑपरेटिव हैं, दोस्त तो लगभग सबके ही कोऑपरेटिव ही होते हैं हमेशा। आप किसी भी प्रकार की बात हो दोस्तों से आसानी से कह सकते हो। आप एक बार आप भैया से नहीं बोल सकते, पिताजी से नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्तों से कोई भी बात आप आसानी से शेयर कर सकते हो। तो मेरा यही रहता था कि फेलियर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने प्रयास किया, मैंने उनसे ज़्यादा गाइडेंस लिया और दोस्तों से बातें किया करता था कि फिर दोस्तों का जो था वो सभी तरह का, भले ही फिनेंशियल हो, वो भी सपोर्ट किया करते थे। मेंटली यदि कभी भी टेंशन हो गई किसी भी टाइप की तो वो रिजॉल्व कर दिया करते थे। सीनियर्स का इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहता था। तो ऐसा कुछ रहा नहीं कि मेंटल हेल्थ को लेकर के मेरे को कोई विशेष इशू हुआ हो, तो मैं आसानी से मेंटल हेल्थ के लिए अपने परिवारजनों का और मित्रों का सहयोग करके आसानी से उसको सॉल्व हो जाता है। अभी उन्हीं दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा है? उन दोस्तों का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता सर। उनको तो उन्होंने जो सहयोग किया है, शायद हमारे कोई करना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सहयोग किया है उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद देकर एकदम किनारा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हमारे अर्पित सर हैं, हमारे सुमित सर रहे हैं, हमारे दीपांशु सर रहे हैं, आप रहे हो, इसके अलावा मेरे हॉस्टल के तो उनके तो नाम ही नहीं ले सकता मैं, इतने दोस्त हैं मेरे। उन्होंने तो हमेशा से, एक बार मैं फेल भी हो गया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तू नहीं कर पाएगा। उन्होंने हमेशा ये बोला कि आपके अंदर है, कैपेसिटी है, आप कर सकते हो, आप प्रयास करो। तो उन्होंने जिस तरीके का एक मेरे अंदर जो ट्रस्ट था उन्होंने बिल्ड करने का प्रयास किया कि आप कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसीज है, तो कहीं ना कहीं मेरे को मेंटली वहाँ से सपोर्ट मिलता रहा। और ऐसे तो कोई भी सपोर्ट कर सकता है आपको, फाइनेंशियल कोई भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आप मेंटली यदि आप सपोर्ट आपको मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों का ज़्यादा रहा उसमें। ऐसे मेरे को दोस्त मिले जो एकदम भाई की तरह, मेरे को छोटे भाई की तरह ट्रीट किया करते थे, तो आसानी से फिर मैंने कहीं ना कहीं उससे आसानी से मेरा काम हो गया। और कहीं ना कहीं उनका सहयोग, उनके रिएक्शन को देख करके तो अभी भी मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ कहीं से, तो अभी भी वो नाराज़ है,
लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं अभी की जो कंडीशंस है उनको ध्यान में रखते हुए उनसे जल्दी ही मैं मिलने का प्रयास है। तो अभी आप घर गए होगे तो आपको अपना पसंदीदा खाना, आपका फेवरेट खाना जो आपको मिला, जी जी। क्या है आपका पसंदीदा खाना? सर ऐसे तो पसंदीदा खाने में तो सर मेरे को वैसे तो मेन चीज़ें तो जैसे इडली सांभर वगैरह मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा मेरे को समोसे कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें तो सब थी, ये तो मिलेगी सर। अब तो घर वालों को तो जो चीज़ें पता ही है, वो तो हमेशा मैं जब भी जाता हूँ, भले ही मेरा फेलियर वाला फेज़ हो, वो हमेशा प्रयास करते थे कि कहीं ना कहीं मेंटली इसको स्ट्रॉन्ग रखा जाए हमेशा से ही। तो हमेशा प्रयास किया करते थे जितनी फेवरेट चीज़ें वो बनाई जाए। तो वो तो फैमिली वालों का हमेशा से सपोर्ट रहा है, और ऐसे ही दोस्तों का भी हमेशा से कि भाई ये चीज़ पसंद है, तो कभी भी टाइम मिलता है शाम को तो हम निकल जाते हैं अपनी सैर पर। ऐसा तो चलता रहता है। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब आप एज ए ऑफिसर बन गए हैं, तो अब आपकी क्या, समाज के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? क्या किन चीज़ों पे आप सबसे पहले काम करना चाहोगे? मतलब गिवन द आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो एक थोड़ा अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस पे समाज के लिए काम करने के लिए? तो सबसे पहले तो समाज के द्वारा और देश के द्वारा, हम जिस देश में हमने जन्म लिया है वो तो हमारे जन्मभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी हम बोलते ही हैं, हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग के समान है, हमेशा बोलते ही हैं। इसी के साथ समाज का जो है, समाज का मेरा तो पूरा सहयोग ही रहा है। समाज के हॉस्टल्स में ही संचालित है, उन्हीं में मैं रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो कंडीशंस है, जो समाज जो अब सोसाइटी के अंदर देखते हैं, जो अभी समस्याएं आ रही है, कहीं ना कहीं ये समस्या सबसे बड़ी है कि सोसाइटी, जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर जो गरीब तबका है, जो निम्न वर्ग की जो क्लास है, कहीं ना कहीं जिसको हम अंत्योदय बोल रहे हैं, उनको लेकर के मेरा सबसे पहला यही प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो अंत्योदय वाला वर्ग है उसको हम मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी जो प्रायोरिटी रहेगी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लेवल पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है उसका लाभ यदि कहीं तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम अपने लेवल पर जो इनोवेशन हमारे द्वारा किए जा सकते हैं उनको इनोवेशंस के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है। ये मेरी मेन 2 प्रायोरिटी है, वो हमेशा से रहेंगी। एक लास्ट में मैं आपसे कुछ जो एस्पिरेंट, जो बिल्कुल नए हैं इस प्रिपरेशन में, जो बिगनर्स हैं, या कुछ लोग जो अभी फेल हुए हैं, या इस बार मेंस के रिजल्ट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए मेंस के लिए, मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए इंटरव्यू के लिए, और जो कुछ लोग अभी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होंगे, कुछ लोग एग्जॉशन से जूझ रहे होंगे क्योंकि काफ़ी उन्होंने अपना वक्त इसमें लगाया है, काफ़ी इन्वेस्ट करा है इसमें, उन लोगों को आप क्या टिप्स और क्या सलाह देना चाहोगे? और फिर प्लान बी के बारे में आपकी क्या राय है? इसमें देखिए सर, जो भी अभी असफल हुए हैं, देखिए असफलता ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं मिलती है। असफलता तो वो चीज़ है जो आपके आगे सफल होने का आधार बन करके आती है। मैं भी असफल हुआ हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मैं भी कई जगह असफल हुआ, छोटी छोटी एग्ज़ाम जितनी भी, पटवारी हो, वीडियो हो, इसके अलावा मैंने IB तक के एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन सब जगह मैं असफल हुआ। UPSC तक के एग्ज़ाम दिए थे प्रीलिम्स के, वो भी मेरे क्वालिफाई नहीं हुए थे। इसके बाद RS का मेंस 0.75 से जब रह गया, तो मेरे साथ भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं असफल हुआ। रिसेंटली मेंस का रिजल्ट, जो मेंस का रिजल्ट आया था 2025 में, उससे पहले जूनियर अकाउंटेंट में फेल हुआ था। तो ऐसे कई एग्जाम्स हैं जिनमें मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ। जो आप कह सकते हो कि सिविल सर्विसेज के, यदि आप उनके रेफरेंस में देखोगे तो बहुत छोटी एग्जाम्स है। सिविल सर्विसेज बहुत बड़ी एग्जाम है, लेकिन फिर भी वो छोटी एग्जाम, भले ही उनको मार्केट में बोला जाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता था उन चीज़ों से। मैं उनमें असफल हुआ हूँ। तो जो भी असफल हुए हैं, हर व्यक्ति असफल होता है। जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं आप कह देते हो कि वो किस्मत है, कहीं ना कहीं उनका पुरुषार्थ ज़्यादा रहा होगा हमसे, जो एक बार में सफल हो जाते हैं। तो उनके लिए यही टिप्स है कि जो गुलजार साहब कहते हैं, हजारों मुश्किलें राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। तो कहीं ना कहीं जो असफलता है उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कहीं ना कहीं हमारे, जो हमने पहले बात की थी, समय से ज़्यादा और भाग्य से पहले किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप उस सही समय का इंतजार करिए जब आपको सफलता मिलेगी। वही आप मेरे को भी देख सकते हो, मैं सफल हुआ, लेकिन विश्वास था कि कहीं ना कहीं हमें सफलता जरूर मिलेगी। जो भी अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माता जो होती है कभी भी अपना ऋण अपने पास नहीं रखती है, हमेशा चुकाती है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखते हुए मेहनत करते रहें, कहीं ना कहीं सफलता हमें अवश्य मिलेगी। और दूसरा है कि जो प्लान बी है, प्लान बी तो आपने ही सजेस्ट किया था, चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लान बी इसके बारे में बता दीजिए। इसके देखिए लोगों के अलग अलग राय होती हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इसके देखने के, कि कुछ जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड और वो चीज़ें जिनकी अच्छी है, तो वो प्लान बी के रूप में काम बहुत कम करते हैं। लेकिन जो साधारण परिवार से, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कहीं ना कहीं हम प्लान बी रखें। लेकिन प्लान बी होना कैसा चाहिए?
तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए आप आरएस की ही प्रिपरेशन स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो ये किया जा सकता है कि आरएस के सिमिलर जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए ईओआरओ का एग्जाम होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो आप उन चीज़ों को प्लान बी के रूप में रखिए, जो आपकी जो एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के पैरेलल में आप आसानी से उसकी तैयारी कर सके, उसमें बहुत कम एफर्ट के माध्यम से आप प्रयास कर सके। ऐसे प्लान आपके साथ रखे जा सकते हैं प्लान बी के रूप में। और जैसे मान लीजिए आपका मेंस का एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद लगभग रिजल्ट 5 से 6 महीने लग जाते हैं, तो आप उस फेज के अंदर जो भी आपके पास और कोई एग्जाम्स हो रही है, वो कोई सी भी एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम के माध्यम से हमेशा सीखने का प्रयास हमें करना है, कि एग्जाम क्लियर करना हमारा पर्पज नहीं होना चाहिए, कि एग्जाम के माध्यम से जो लर्निंग हमें मिलेगी वो हमें प्रयास कर सकते हैं हम। जैसे मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, तो मैं भले ही फेल हुआ, लेकिन जो आरएस का प्रीलिम्स दिया मैं एक बार में क्वालिफाई हो गया। क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं जो मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी थी, मैंने लर्न की चीज़ें कि किस तरीके से पीवाईक्यू तैयार किए जा रहे हैं, पीवाईक्यू देखे, टीचर का माइंडसेट क्या है, कि आखिर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो किस तरीके से सेट किए जा रहे हैं, उन पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मैं नेट का एग्ज़ाम देने गया, आपने बताया था नेट का एग्ज़ाम देना है, तो मैंने नेट के एग्ज़ाम के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक बुक लेकर भी नहीं आया मैं। इतने बड़े बड़े स्क्रीन पर क्वेश्चन आते हैं कि एक स्क्रीन पे कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, तो कहीं ना कहीं जो एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह सीखी, उसके माध्यम से आसानी से मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई कर लिया। उसके लिए मैंने कोई भी विशेष प्रिपरेशन नहीं की, केवल यही था कि जो पिछले जो एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनसे ग्रहण करते गए और आसानी से ऐसे की ऐसे ही निरंतर बढ़ते गए हैं। तो प्लान बी हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए, रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने एकेडमिक्स भी साइड बाय साइड में कंटिन्यू करते रहे, चाहे जी सर, आपको एमए करनी हो, नेट जेआरएफ करना हो, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं साथ में। तो आपको एक फाइनेंशियल प्लान भी एक तरीके से तैयार हो जाता है, फाइनेंशियल एक साउंडनेस आ जाती है आपको। जी। तो इसी नोट पे एक बार आप बता दीजिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पॉडकास्ट का। और आप पॉडकास्ट का सर, मेरा तो मजा आया आपको? बहुत मजा आया सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक तो सबसे पहले। हमारा भी पहली बार आज ऐसा पॉडकास्ट में आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो, कि आज फील हो रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमने सफलता जो अचीव की है, तो उसको कहीं ना कहीं हमने जो हमारा लक्ष्य बनाया था कि हमको सोसाइटी को सर्व करना है, उस सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो आपने मंच प्रोवाइड कराया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा जो मार्केट में जिस तरह की कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी हो सकता है, कुछ टॉपर्स होते हैं, वो कुछ आर्थिक लाभ के कारण से जो सलाह देते हैं, उनके कहीं ना कहीं उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि उनके द्वारा जो सलाह दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। सब 1000 लोग पास हुए तो 1000 की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन कुछ चंद लाभ के लिए वो अपने आप को महान बताने के लिए, सुपर ह्यूमन के रूप में साबित करने के लिए बता देते हैं कि हम 12 घंटे पढ़े थे, हम 16 घंटे पढ़े थे। तो इतना महान कोई भी नहीं होता है, और जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पढ़ लिया होगा, 20 दिन पढ़ लिया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपल सा एक जो सूत्र बोला जाता है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए समय के साथ, कभी आपको 4 घंटे की जरूरत है, डेली 4 घंटे पढ़ने का प्रयास करो, कभी आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हमें पढ़ाई करनी है। हमें बिल्कुल ये प्रयास नहीं करना कि टॉपर ने बोला 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, ऐसा प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। हो सकता है आप 2 दिन पढ़ लेंगे, 5 दिन पढ़ लेंगे, फिर 5 दिन बीमार हो सकते हैं। इसलिए प्रयास करना है कि हम 6 से 8 घंटे, जो भी आपके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको डेली पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, डेली पढ़ना है। इतना ध्यान में रखते हुए, वो भले ही आप सुबह पढ़ो, मैं तो रात को बहुत लेट सोया करता था, रात को मैं 3-3 बजे तक सोया करता था, तो मैं रात को पढ़ लिया करता था, सुबह 12 बजे 9 बजे जब भी मैं उठता था, उसके बाद मैं दिन में पढ़ा करता था। तो आपकी इच्छा है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, बहुत अच्छा समय माना जाता है सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं। मैं थोड़ा सा दूर अलग रहा करता था, मैं रात में ही पढ़ लिया करता था। आप जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आपको पढ़ाई करने का प्रयास करना है, बस डेली करना है, इतना ही आप करोगे। बाकी तो देखिए, मेरे को सफलता मिल गई तो मेरे को कहने में थोड़ा आसान लग रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है जब आप 3 साल वेट करते हो, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, उसके बाद इंटरव्यू दिया, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो संघर्ष के साथ आप कम से कम जब भी आपको समय मिले तो आप परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ कोऑपरेट करते रहें, समय समय पर उनसे गाइडेंस लेते रहें। कभी भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपने जो मेंटर हैं उनके साथ आप बातचीत करते रहें, तो आसानी से कम्युनिकेशन के माध्यम से हर चीज़ का समाधान मिल जाता है। इसलिए प्रयास करें कि जो भी इतनी बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। बस यही मेरे जो लास्ट टिप्स है ये रहेंगी, आप फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं।